होती है। कंजर्व से मुराद मतलब जाया नहीं होती। हाँ जाया नहीं होती। अच्छा, इलास्टिक में जाया नहीं होती। इलास्टिक में कंजर्व होती है, जाया नहीं होती। मोमेंटम भी जाया नहीं होता। मोमेंटम तो किसी भी कलीजन में नहीं जाया होता ना, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व होती है और इन इलास्टिक में वेस्ट हो जाती है। तो सर इलास्टिक के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू, मतलब एक आफ्टर बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होती है, इज इक्वल टू, हाँ ऐसे ना इलास्टिक में बिल्कुल हाफ mv² इज इक्वल टू आफ्टर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिल्कुल सही। जब तक तुम क्लास नहीं मुझे पास कर देगा हम क्लास से कौन से पास सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं प्लीज। यार सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं, जो लोग क्लास ले रहे हैं मेरे साथ वो प्लीज बैठ जाएं, और जिनका कोई और काम है वो मूव कर सकते हैं। अगर कोई और क्लास कोई ले रहे हैं तो वो चाहे तो दूसरी क्लास ले ले, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है। टॉपिक है जो टॉपिक मैं रख रहा हूँ वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहे तो फॉर्मूला अपने सामने खोल लीजिएगा, मैंने ग्रुप पर सारे फॉर्मूला भेजे थे, मैंने ग्रुप के ऊपर सारे फॉर्मूलाज भेज दिए थे। जो मेरा तरीका है क्वेश्चंस कराने का या करने का पेपर 2 में, वो मैंने आपको बताया था कि पहले एक दो पुराने क्वेश्चन कर लो, फिर नए, फिर बिल्कुल नए। उसमें ये होता है कि थोड़ा आपको स्पेस मिलता है। मैं पहला क्वेश्चन जो रख रहा हूँ, पहला जो क्वेश्चन रख रहा हूँ उसका ईयर नंबर नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है नवंबर 02 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग ये वाला ईयर नंबर नोट कर लो। सब लोग ईयर नंबर नोट करो। 2002 का पेपर है, मैंने पेपर ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आपको पेपर अपने पास ना मिले तो ग्रुप पे भी खोल सकते हो। सर आप पेपर करवा रहे हैं पूरा? नहीं सिर्फ मैं तो करंट का टॉपिक करा रहा हूँ। ईयरली का तो क्लास में कोई फायदा नहीं होता है। हाँ। सेपरेशन वो एक्सेप्ट होगी जो कोर्स में, वही परपेंडिकुलर सेपरेशन और वो सही है सर। आपने तो कपल की डेफिनेशन निकाली, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन पैरेलल डायरेक्शन।
couple is a pair of forces that tends to produce rotation only. आप notes check कर लीजिए. ये couple की definition को लिखने की condition है. What is a couple definition? वो तो notes आप मुझसे लिख रहे हो, class वर्क के notes वो लिख रही है, reference notes. लेकिन मैंने जो class में definition है कि couple is a pair of forces that tends to produce rotation only. तो यार मैंने only को underline करवाया. मैंने ये भी कहा था only लिखो तो भी definition हो जाएगा. सर ये टॉर्क के रिफाइनरी टॉर्क का रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस रेफरेंस नोट्स ये मेरे नोट्स की नहीं है, ये रेफरेंस नोट्स आप उस पे लो ना यार. देखो ये नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं. ये मकसद ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की आप हमेशा फॉलो करो जो क्लास में लिखा है. ये गलती से लिखी. टॉर्क की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? जो टॉर्क की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? टू फोर्सेस शैबा परपेंडिकुलर सेपरेशन. भाई बताओ यासिर कितने आए? यार अगर शोर होगा तो प्लीज अपनी जगह बैठ जाएं. अगर शोर करेंगे तो हम डिस्कस कुछ नहीं कर सकेंगे, टाइम बहुत कम है. मैं जो पहला पेपर रख रहा हूं वो नवंबर 02 है. आप लोग ईयर नंबर डाल दें. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट. ईयर नंबर डाल दें. पेपर आप अपने पास, मैंने पेपर ग्रुप पे भी डाला है. पेपर आप ग्रुप से भी खोल सकते हैं. सर रीडर राइट में 2002 का पेपर शायद ना हो. 2000 कहाँ से शुरू हो रहा है? 2009 से लेके 19 तक. सही है. 9 से चलो मैंने क्वेश्चन ग्रुप पे डाला, वहां से खोलो ना. पीडीएफ है, ग्रुप अपने मोबाइल पे खोल लो या बोर्ड पे देख लो. कोई इतना बड़ा ईयर, असल चीज ईयर नंबर है. ईयर नंबर डाल दो. अब जरा क्वेश्चन देखना शुरू करो. अ स्टूडेंट सेट अप द सर्किट शोन बिलो. पुराना क्वेश्चन जो होता है वो जरा आसान होता है, सो कॉन्फिडेंस आता है. 2 रेजिस्टर सीरीज में है, ठीक है. द रेजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस 15 एंड 45. अब इसको पूरा पढ़ो, सब लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ो. आप में से जो भी चाहे आगे आना चाहे आगे आ जाए. अगर वो मोबाइल पे देखना चाहता है पेपर मोबाइल पे खोल ले. अगर विजिबिलिटी इश्यू है तो आगे आ जाए. असल चीज ये है कि हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है. ये क्वेश्चन पुराना है थोड़ा और ये नवंबर 02 का क्वेश्चन है. देखो अब इसको तुमने पढ़ लिया. पढ़ो. वो कहता है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी. बताओ ईएमएफ क्या होती है? व्हाट इज ईएमएफ? सर जो बैटरी के अंदर चार्ज, जो बैटरी का टोटल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ होता है. अब ये सवाल जरा ट्रिकी है और गौर से आपको पढ़ने पे समझ आएगा. वो कहता है इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन अ चार्ज ऑफ 1.this coulomb passes through the ammeter, in a time of 1.3 into 10^4. अब बताइएगा जिन्होंने तैयारी शुरू की है ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ईएमएफ? इट इज ईएमएफ is a measure of the energy transfer by a unit charge through a complete circuit. अगर आप डेफिनेशन मेरे साथ रिपीट कर लो, व्हाट इज ईएमएफ? देख के भी बता सकते हो. व्हाट इज ईएमएफ? It is the energy dissipated in driving a unit positive charge round a complete circuit. ये डेफिनेशन है. अब आप यहां से पढ़ो, यहां से यार वो भी डालता हूं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है. अभी एक मसला सामने आया कि मैंने कुछ नोट्स डाले, उसमें कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट मिसमैच हो गए मेरी रिटन डेफिनेशन से. कपल की एग्जांपल अभी सामने है ना, मैंने कपल की डेफिनेशन नोट्स में लिखवाई. जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए उसमें कॉन्सेप्ट था, बच्चे ने समझा ये डेफिनेशन. यही होता है जब भी आप प्रिंटेड नोट्स यूज करते हैं ये गंद हो जाती है. एक्चुअली प्रिंटेड नोट्स का मकसद होता है कि आप कॉन्सेप्ट बना रहे. वहां से गलती हो बच्चे की कपल की पूरी डेफिनेशन, 2 लोगों की कपल की डेफिनेशन गलत हुई. सीआई तो बैठा हुआ है हंटिंग पर. कपल की क्या डेफिनेशन है? It is a pair of forces. Couple is a pair of forces which tends to produce rotation only. Only ना लिखो, definition हो जाएगी. अभी लेसन मिल गया ना. जब आप यहाँ लिखवाते आप देखें जरा EMF की डेफिनेशन लिखवाएं, बताएं ओरली.
इट इज द एनर्जी, Dissipated. आप डिसिपेटेड ना लिखें, प्रोड्यूस लिखते हैं, वही सेट होता है, खत्म। वही कसम उठा लेगा जिस भी रिलीजन का होगा कि अब इसका ए नहीं आ सकता। क्यों? आपने एनर्जी के साथ प्रोड्यूस कैसे लिख दिया? Sir, अगर एनर्जी कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी। ये मैं एग्जैक्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि इस तरह रिएक्ट किया उसने। बच्चे ने लिखते हम तो कहते हैं सुबह से थक गए हो, सारी एनर्जी खर्च हो गई। खर्च हो सकती है एनर्जी। अब अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप मेरी बात समझ जाओगे किसने ये क्यों बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी when a charge of this much coulomb passes through the ammeter in a time of। ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है गौर से देखें, क्या ये ईएमएफ की डेफिनेशन से उठा रहा है? चौथी मर्तबा, व्हाट इज ईएमएफ? It is the energy, it is the energy dissipated in driving a charge of 1 coulomb round a complete circuit। तो देखो किस तरह ये अपनी डेफिनेशन से चिपक गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चा ए स्टार है या यू स्टार है। यू स्टार बच्चा क्या करेगा, उसके मेमोरी, दिमाग तो उसके पास सिर्फ मेमोरी भरी हुई ना, वो सोचिएगा टीचर ने बोला था ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आई ब्रैकेट में आर प्लस आर, लगाएगा रिजल्ट उड़ जाएगा। हमें कैसे पता है एग्जामिनर के दिल में वो डेफिनेशन है? क्योंकि उसने ये जो पैराग्राफ लिखा है क्या ये पूरी डेफिनेशन है? बस उसमें ये फर्क है कि डेफिनेशन कहती है 1 कूलम पर एनर्जी, और क्या यहां पर दूसरे अमाउंट पे कूलम है, तो क्या रेशो लगनी चाहिए? अगर इतने कूलम पर ये एनर्जी है तो अगर मैं इसको 1 कूलम पे ले आऊं, अगर मैं इसको 1 कूलम पे ले आऊं तो क्या ये खुद ब खुद ईएमएफ बन जाएगी? लगाओ, रेशो लगाओ। सब लोग जल्दी से अपनी कॉपी खोलो, पास पेपर की कोई कॉपी सी बना लो और उस पे जो क्वेश्चंस हो जो कि रीड राइट में ना हो वो उसमें करते जाओ। चलो अब रेशो लगा के आंसर बताओ। हिलजुल करनी पड़ेगी, अगर आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे तो गेम इज ओवर। सीआई इज वेटिंग, वॉशिंग मशीन वाला जो मसला है। कॉपी निकालें, कोई पेज ले लें, कुछ भी ले लें, ईयर नंबर डालें, कैलकुलेटर खोलें, जल्दी से रेशो लगा के आंसर निकाल दें। सब लोग जल्दी से, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ नजर नहीं आए। 8.8 अंश कह रहे हैं इनके पास आंसर आ रहा है 8.8। देखिए कोशिश करें लिखकर सॉल्व करें फॉर्मूला के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज इसको हल्का ना लें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में रिजल्ट्स बहुत डैमेज होते हैं क्योंकि आपके पास इतनी वैरायटी होती है। अब आप देखिए मैंने आपको समझाया रेशो, जब मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया उसमें तो फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्या इस तरह के फॉर्मूला असल में रेशो होते हैं? ये क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज है ना। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया जो ईएमएफ का ऑफिशियल फॉर्मूला है? इसलिए कि जो सवाल की लैंग्वेज थी उससे पता चल रहा था कि वो रेशो पे जाना चाहता है, डेफिनेशन पे जाना चाहता है। ईएमएफ कितनी आ गई? 8.9। मैंने 2 सिक फिट पर क्यों राउंड किया? क्वेश्चन का डेटा 2 सिक फिट है। अच्छा अब ए स्टार बच्चों ने ये सवाल रेशो से सॉल्व किया। रेशो का मतलब मेरा ये वाला, किसी को याद है ये 2 रुपी फॉर 1 पेन, तो x रुपी फॉर 10 पेन, ये वो चीज है। और इससे भी जो ऊपर की मखलूक थी उसने ईएमएफ की डेफिनेशन भी लिख दी सर यूनिटरी मेथड। और ये वो मखलूक थी जिसको एग्जाम पेपर क्लिक हो जाता है पूरा कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। बहरहाल ये भी सही तरीका है, मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारी मेमोरी फॉर्मूला पे बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये आंसर आ गया। अब अगर आप इसको
मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप आ जाएं इसी सवाल के इसी के दूसरे क्वेश्चन पे, जरा क्वेश्चन पढ़ें, लिखकर सॉल्व करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं 15-20 दिन के बाद मुझे नहीं कहना होगा क्योंकि देर हो चुकी होगी। एवरेज करंट इन द सर्किट। अब ए स्टार बच्चे का क्या स्टाइल होगा, वो पहले तो एवरेज को अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर को भ्रम कराने के लिए, क्योंकि ओ लेवल में लिखा हुआ आता था कैलकुलेट द करंट, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, एवरेज करंट। होता कुछ नहीं, होता एवरेज ही हमेशा। हमेशा जो फॉर्मूलाज वैल्यूज निकालते हैं वो होती ही एवरेज है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती, वो तो बदल रही होती है। अब करंट का क्या फॉर्मूला है, I is equal to Q upon, गुड। अब तुम वापस जाओ, डेटा उठाओ, डेटा उठाओ, करंट का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। एक I is equal to Q upon T, मैंने फॉर्मूला की पूरी बुक पोस्ट कर दी थी PDF, ओ लेवल के और सारे सब पूरे कंप्लीट है। ये कह रहे हैं 0.14, एक सवाल को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, 7 to 8 मिनट। पार्टीशन करना चाहिए, उससे इंप्रेशन जाता है। और अब तो ये वो कई लोग सोचते हैं इंप्रेशन, लेकिन ये इंप्रेशन के ऊपर इनके इश्यूज हैं और टाइम इतना कम था, वरना मैं आपको कोई वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग दिखाता कि किस तरह ये लोग जज्बाती हो जाते हैं जब लोग फिजिक्स की कोई मिस्टेक करते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, प्रोड्यूस, तो बच्चे ने डेफिनेशन में ईएमएफ की डेफिनेशन में लिख दिया प्रोड्यूस। इनका जो चीफ एग्जामिनर था उस वक्त, जो वर्कशॉप हेड कर रहा था, उसने बोलना शुरू किया, प्रोड्यूस का लफ्ज बोला, उसके बाद बिल्कुल पागल हो गया, उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, कान रेड हो गए, कहने का पति क्या हो गया। नहीं, हमारे लिए तो समझो जहर है, लेकिन उसके लिए उसको ये ऐसे लगा जिस तरह किसी को कोई गाली लगती है। आप सोचें कि उसके लिए क्यों इतना बड़ा मसला। उसने कहा 200 साल से हम लोगों को सबको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस हो नहीं सकती। आप लोग पता नहीं कहां से आ गए हैं, आप फिर भी कह रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस। हमारे लिए तो आम सी बात है, हमारे लिए साइंस इशू नहीं है। बत्ती आ गई, बत्ती चली गई, बत्ती जोर से आई, लैपटॉप उड़ गया, मिस कॉल मार देना, बल्ब हिल रहा है, दरवाजा जोर से बंद हो, प्रोजेक्टर हिल रहा है, पंखा तेज कर दो, पंखा चालू कर दो, पंखा बंद कर दो, एसी तेज कर दो। दिस इज हाउ वी लिव। हमारी साइंस हमारा कंसर्न नहीं। अच्छा, हमारा बच्चा ए लेवल में आके कंफ्यूज होता है, यार इतने बुरे मार्क्स, इतने बुरे मार्क्स। ये लोग साइंस को पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं। आंसर चेक करें, क्या फॉर्मूला लिखना, वर्किंग स्टेप और सिग फिग ये दिखाना इंप्रेसिव है। कैलकुलेशन शेयर हो गई। अब मैंने आपसे कहा आप चाहो तो पेपर अपने पास मोबाइल पे भी खोल सकते हो, मैंने पेपर ग्रुप पे डाला हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि मैंने एक पुराना पेपर लिया है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि पुराने पेपर्स में एडवांटेज होता है, उसमें थ्योरी अच्छी होती है, अच्छी कोई जल्दी रिवीजन होती है। चलो ये वाला पार्ट कहते हैं, ड्यूरिंग द टाइम फॉर विच द चार्ज इज मूविंग, दिस मच जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द 45 ohm resistor. Determine the energy dissipated in the 15 ohm resistor during the same time. अब जो बच्चा पास पेपर लिख कर करता रहे, क्या उसको एनर्जी के साथ यही वर्ड याद हो जाएगा? यही होगा ना पास पेपर करने का, ये तो फायदा होता है। एस में क्यों कहते हैं योर ग्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन। 2002 से लेकर 2020 सीआई कहता है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके बगैर बैठे ही नहीं, तशरीफ ना लाए, सीधे नवंबर में चले गए। एनर्जी के साथ वर्ड आया डिसिपेटेड। सवाल का मतलब बताएं, 45 ओम रेजिस्टर पे एनर्जी कितनी गई? 1.1। और किस पे पूछ रहा है? 15 ओम। क्या दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं? एनर्जी तो कंजर्व होती है। अगर टोटल एनर्जी आई तो जो इसके पास आएगी और इस पर आएगी, क्या उस पर रेशो लगेगी?
आज सुबह ही पढ़ रहे थे ना कि सीरीज में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या वोल्टेज जूल पर कूलम होता है, और जूल का मतलब क्या है? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट बन गया। इसका मतलब अगर मुझे 45 पर एनर्जी पता है तो रेशो लगा के 15 पे लगेगी। लगा। जल्दी से लगाइएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये इंप्रेसिव लगा मुझे। आप पहले इसको कैलकुलेट करो जैसे मैं कह रहा हूं। इससे पूछा जरा माइनस क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं स्मार्ट स्टूडेंट हूं तो मैंने पहले अगला पार्ट भी पढ़ लिया होगा और मुझे ये याद होगा कि क्या किसी सर्किट में वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टर पे जाता है या और भी उसके कुछ कंजप्शन है? तारों पर भी जाता है। और नहीं, तारों के अलावा यूजेज किसका है? अगर एक सर्किट है, दो रेजिस्टर है, सोच के बताइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है। ये बैटरी है 10 वोल्ट की, क्या इस पर और इस पर इन दो पे एनर्जी आएगी? उसके अलावा दो और कंजप्शन है, इंटरनल भी और वायर भी। ये वाला और ये चार, ये सब ऐड होंगे तो क्या आएगा? अब इसका सवाल बड़ा जबरदस्त। ये कह रहे हैं जब तुम्हें दो रेजिस्टर में इसके ऊपर टोटल एनर्जी पता है तो तुम इसकी अमाउंट को से माइनस क्यों नहीं कर रहे? अगर और से देखिएगा, अगर मुझे ये पता है कि ये 10 है और ये 2 है तो गारंटी ये 8 होगा। ओ लेवल में तो ये 8 था, ए लेवल में नहीं 8 क्यों? अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, उसका 6 हो जाएगा। देखो ये फर्क है ओ लेवल ए लेवल का। सर लेकिन उसने बताया नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस का तो लेकिन आपको ये पता है लफ्ज है एनर्जी, तो आपको थ्योरी तो पता है। फिर ओ लेवल से ए स्टार बच्चों की एक आदत होती है, बी का पार्ट 1 है, नीचे बी का पार्ट 2 है। पढ़ो इंग्लिश पढ़ेगा। सजेस्ट why the total energy provided is greater than the dissipated in the। यहां से ए स्टार बच्चा समझ जाएगा कि ऊपर वेकू बना है, और अगर वो ऊपर गलती करके आ गया तो भी समझ जाएगा। लेकिन फिर उसको काटना पड़ेगा। जब वो काट के सही करेगा तो वो ए ग्रेडर तो रहेगा, ए स्टार ग्रेडर नहीं होगा। चलो भारत आंसर बताओ। 3.7 तो इसमें ये बता रहे हैं 3.7 इंटू 10 टू द पावर। चले रेशो लग जाएगी। ऐसे लगाइएगा। चलो थ्योरी पढ़ो। अब जो इसने सवाल रेस किया था उसने मत पूछा है कि तुमने जो दूसरा आंसर निकाला अभी उन दोनों को ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ एनर्जी कनेक्टिंग वायर पे वेस्ट हुई होगी और कुछ एनर्जी बैटरी के इंटरनल सोर्स पे गई होगी, हीट फॉर्म बन गई होगी ना। तो लिखिएगा कि सम एनर्जी, ये आखिरी दो लाइनें हैं, some energy is dissipated, दो ही लफ्ज अलाउ है, dissipated या transferred, बस दो। some energy is dissipated as heat in the connecting wires, some energy is dissipated in the dissipated as heat in the connecting wires as heat
चलो अब आ जाओ, एक जरा नया क्वेश्चन लेते हैं। जून 11 क्वेश्चन नंबर डाल दो। अगर तुम पास पेपर बुक नहीं लाए, और मैं बार बार कह रहा हूँ टॉपिकल बुक्स खरीद लो, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम्हारा ये फ्यूचर है। ये सिस्टम बना ही ऐसे है कि आपको सिस्टम में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को उड़ाना है और कुछ को ग्रेड देना है। तो वो 1000-1500 मत देखो, वो बुक टॉपिकल खरीदो, टॉपिकल करो। ईयरली से ग्रेड नहीं आता। ईयरली आपको ए लेवल में बहुत कम लोग मिलेंगे जो ईयरली के मैराथन करा रहे होते हैं। जैसे ओ लेवल में मैराथन होते हैं जी, हमने 10 पेपर कर लिए 10 दिनों में। ए लेवल में इसका जीरो फायदा होता है। ए लेवल में टॉपिकल से कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, आपको वर्ड्स याद होते हैं, इनकी अप्रोचेस याद होती हैं। मैं पेपर ले रहा हूँ जून 11, पेपर है 23, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी नहीं, फाइल नहीं तो आपकी बुक में है ना। फाइल में तो सिर्फ एक पेपर था। चलो पढ़ो सब लोग, पहला पार्ट पढ़ लो। फिलामेंट लैम्प का एक्सिस उल्टा है। चलाकी कर रहे हैं, एक्सिस उल्टा है। एक्स वाई पर करंट है और एक्स पे वोल्टेज। जो फिलामेंट लैंप होता है उसकी रेजिस्टेंस वक्त के साथ बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही हो तो ग्राफ किस तरफ बेंड होता है सर? वोल्टेज की तरफ। तो ग्राफ क्या ऐसा बनेगा? ठीक, ये तो सबको आ गया, गुड। तो ये ग्राफ बना दो। अगर तुम्हारे पास पेपर मिल गया तुम्हें तो ये ग्राफ बना दो। देखो बात नहीं करो, कोशिश करो कि तुम्हारे हाथ से सारी चीजें गुजरे। चलो आगे पढ़ो। अब आगे पढ़ो, वो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप मे बी कैलकुलेटेड फॉर एनी वोल्टेज फ्रॉम दिस ग्राफ। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि उसको चाहिए कि जिस पॉइंट पे रीडिंग लेनी है उस पॉइंट पे जाकर टेंजेंट बनाए, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए और टेंजेंट का इन्वर्स कर दे, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाले। जो ग्रेडियंट आएगा वो आर होगा या 1/r होगा। वेरी गुड, चलो लिखते हैं इसको, इंच बना दे। लिखिएगा कि एट एनी पॉइंट, इनके पास बुक है, एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट, फाइंड इट्स ग्रेडियंट। जितने चाहो कॉमे लगाओ, पंक्चुएशन को उल्टा सीधा करो, कुछ नहीं बोलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ब्रोकन। और एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट, कॉमा, फाइंड द ग्रेडियंट, इट्स रेसिप्रोकल गिव्स रेजिस्टेंस, its reciprocal gives resistance। अब जरा ये वाला देखें, ये वाला सर्किट देखें। Two identical filament lamps are connected first in series and then in parallel to a 12-volt power supply that has negligible internal resistance. The circuits are shown। दो लैंप्स को पहले कैसे लगाया? फिर बैटरी। अब मुझे सोच के बताएं कि अगर मैं स्मार्ट स्टूडेंट हूं तो मैं जल्दी से पेज नहीं पलटूंगा। जैसे आम बच्चा होता है, वो घुसते एकदम पेपर पलट के देखता है। जैसे वो लोग होटल में घुस के बुफा खाने जाते हैं ना, तो सब पलट के देखते हैं।
उसका नहीं करेगा, स्मार्ट बच्चा कभी नहीं करेगा। वो पहले गौर से देखिएगा सवाल में क्या लिखा है, क्या सर्किट है। ये 12 है तो क्या दोनों को 6 मिलेगा? ये 12 है तो दोनों को 12 मिलेगा। गुड, कॉन्सेप्ट ये बन गया। अब आप आगे चलो, अब आप सवाल पे आ गए, आपने सवाल को गौर से देखा और नीचे उसके मार्क्स नोट किए। थ्योरी में 3 मार्क्स, थ्योरी में 3 मार्क्स एक बड़ा नंबर है। थ्योरी में जो 3 है वो एक बड़ा नंबर है। तो आप समझ जाओगे कि आप कुछ लिखने को है, स्टेट एंड एक्सप्लेन why the resistance of each lamp when they are connected in series is different from the resistance of each lamp when they are connected in so वाली 2 बातें याद रखिएगा। एएस का पेपर 2 असूलों पे चलता है, एक वैरायटी और एक चीटिंग। आसान लफ्जों में क्या, अब ये सवाल एग्जाम का लिए चीट करे बच्चे को। एक आम बच्चा जैसे ही देखेगा वो फौरन जज्बाती हो जाएगा, यार तो फुल टॉस है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में कम होती। लिख कर आएगा, नंबर लग जाएगा। लेकिन इधर लैंप है हमारे, कुछ भी हो, लैंप हो या कुछ हो, स्मार्ट बच्चा ये पिक करेगा कि इसने क्वेश्चन शुरू कैसे किया। इसने पहले हमसे ये स्केच बनवाया। स्केच कह रहा है कि जब लैंप ऑन होगा तो गर्म होगा। फिलामेंट लैंप हमारे यहाँ तो इस्तेमाल ही नहीं होते, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद प्रॉपर यूज भी ना किया, इनके यहाँ तो हर जगह होते हैं। जब लैंप जल रहा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट टू सीरीज एंड पैरेलल। आज सुबह ये बात समझा भी रहा था। अब देखो, ये चाहता ये है कि बच्चे को माउस की तरह ट्रैप करे। एक साल बच्चा सोचेगा कि यार ये ओ लेवल का बेबी कॉन्सेप्ट और मार्क्स, पागल है क्या। फिर वो देखिएगा, उसने बोला स्टेट, फिर बोला स्टेट का और एक्सप्लेन के 2 क्यों, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। अब वो समझ जाएगा चक्कर है। एक आम बच्चे यही लिखेगा सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में कम होती है। नो, वो ये कहेगा कि पैरेलल में बढ़ेगी। और से पढ़िएगा, कहता है कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ, अगर आप इस जुमले को यहां से यहां तक गौर से पढ़ें तो आपको चालाकी समझ आ जाएगी। क्या पैरेलल में कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कम होती है? नो डाउट कम होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज की रेजिस्टेंस बढ़ती है। यहां कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, डिवाइस की बात हो रही है, डिवाइस की बात। अब आप मेरी बात तक पहुंच गए। धोखा ये दे रहा है कि वो कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा। अब जरा इधर आके देखें, क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कम होगी? नो डाउट कम होगी। और इस पूरे कॉम्बिनेशन, क्या वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, वो इंग्लिश में कह रहे हैं ईच लेंथ। आप ये पकड़ लें तो आप समझे, आप ए लेवल को समझ गए। अब आप यहां से देखें, आप एग्जामिनर को बोलेंगे कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्या इस सर्किट में लैंप ज्यादा ब्राइट होंगे? क्यों? ज्यादा दोनों को 12 मिल रहा है, ज्यादा ब्राइट होंगे। जब ज्यादा ब्राइट होंगे तो ज्यादा गर्म होंगे। जब ज्यादा गर्म होंगे तो ज्यादा, तो पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम है लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप बढ़ेगा। और सीरीज में कम वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, हर लैंप को कम वोल्टेज मिल रहा है, वो कम ब्राइट होगा। और कम ब्राइट होने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप विल बी डिक्रीज। आंसर लिखिएगा। इसमें आंसर लिखिएगा कि इन पैरेलल ईच लैंप विल गेट 12 volt. In parallel, each lamp will get 12 volt, comma, brighter than in series, brighter than in series, comma, greater increase in temperature, greater increase in temperature, फिर कॉमा, greater increase in resistance, greater increase in resistance, full stop.
इसमें आगे लिखिएगा, so resistance of each lamp is higher in parallel than in series. Hence, resistance of each lamp is higher in series. I'm sorry, higher in parallel than in series. चलो आखिरी पार्ट. Each lamp is marked with a rating of 12 volt, 50 watt. Calculate the total resistance of the circuit for the two lamps connected such that each lamp uses this power. ये आसान है. पावर के फॉर्मूला VI I स्क्वायर R और हाँ, लेकिन वो तो लैंप जब जो चीज गर्म हो रही है उसका लॉस तो लॉस नहीं है ना. वो ओ लेवल के मसले थे. V स्क्वायर अपॉन R भी है. चलो कैलकुलेट करके दो जल्दी से. क्या मतलब? इसका आंसर निकला है तो बताइए. 2.9 2.9 आ रहा है. दूसरा पेपर ये जून 14 खोल लिया मैंने. अच्छा चलो तुम लोग आंसर मुझे खुद बता दो. तो सबका 2.9 आ रहा है. तो फॉर्मूला कौन सा लगा है? इसका आंसर तुम जरा चेक कर लो. तो बुक है ना, आंसर जरा बुक से चेक कर दो. आंसर चेक करके दे दो प्लीज. ये आंसर बता रहे हैं 1.44 आ रहा है. तो P इक्वल VI लगा दो. पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? P इक्वल टू VI. जी सर, उससे करंट आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर V इक्वल्स टू IR से करंट को पुट करके व्हाट वोल्टेज हमें दिया होगा. चलो अब है जून 14 21 का 6. ये तो वही जो बता रहे से बता रहे कि पहले करंट निकाल लो. I square R से किए तो 2.8 है. So V square upon R I V I से कर लेंगे, किसी से कर ले 2.8 आ रहा है. IB से 1.44 आ रहा है.
I 4.16 P equals to I भी लगा होगा तो इसकी मार्किंग स्कीम देखें। 0.34 जी सर सही 1 डिवाइड बाय 2 क्यों हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 किया ईच लेंथ है ना, 2 लेंथ तो 2 लेंथ है सर। क्या आंसर आ रहा है? 1.4 2.88 तो सही है 2 मार्क्स। चलो यार जल्दी से देखो, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अब है जून 14 21 का 6। उसने बोला है ईच लेंथ। ये पेपर निकालो, जून 14 21 का 6। हाँ आज म्यूट नहीं, वो हामिद बीच में स्पेशली चेक करने आया था कि यार अभी देखो टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे एक सवाल और करवाना है। प्लीज ईयर नंबर नोट करो जल्दी से, बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, प्लीज एक दूसरे को देख के मुस्कुराना बंद करें यार, इसको देख। चलो अब ये वाला ईयर नंबर निकाले। इनकी फेवरेट डेफिनेशन इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताया, जिनको बहुत पसंद है और बहुत इसको पढ़ के बहुत जज्बाती होती है जब आप सही लिखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तुम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, जब तुम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? और जब तुम किसी भी जब तुम इलेक्ट्रिकल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो जब जनरेटर चलता है और वोल्टेज बनता है तो वो ईएमएफ है। उस जनरेटर पे कोई पंखा वगैरह लगा दो तो वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो क्या है? ईएमएफ। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? EMF is a measure, लिखो EMF is a measure of energy. EMF is a measure of conversion. EMF is a measure of conversion of any energy into electrical. EMF is a measure of conversion of any energy into electrical, while PD is a measure of the conversion, of electrical to any other form. चलो अब आगे पढ़ो। बैटरी है 12 वोल्ट, ये क्या है? उस पर एक डब्बा बना हुआ है ना ऐसे, डॉटेड इंटरनल है। बैटरी ऑफ EMF इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है। ईच लैम्प हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस। आगे पढ़ लो। उसने बताया है कि हर लैंप की जो पावर है वो फिक्स है, और वो कह रहे हैं कि 48 explain why the power dissipated in each lamp is not 48 watt when it is connected as shown. सर क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 12 वोल्ट से वो कम हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो लैंप है पावर रेटिंग उस वक्त होगी, पावर रेटिंग उसकी कितनी है? 48 वॉट। 48 वॉट फुल पावर पे वो चलेगा जब उसको कितना मिलेगा? 12 वोल्ट। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि 12 वोल्ट बन तो रहा है लेकिन इसको 12 नहीं मिलेगा, 11.5 इसको पूरे 12 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पीवी इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि इंटरनल की वजह से कुछ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ये 1 नंबर दे रहा है। वो आप एग्जामिनर को समझाओगे कि इंटरनल की वजह से जो वोल्टेज लैंप तक पहुंचेगा वो 12 से कम होगा। तो आप लिख दो कि
due to internal resistance, each lamp receive voltage less than 12 volt comma less power dissipated अगला पार्ट पढ़ो। कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन लैम्प, वही ईच लैम्प का चक्कर है। कह रहे हर दोनों लैंप्स की रेजिस्टेंस निकालो। आप बताओ कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं? मैंने फॉर्मूला शो किए, 3 फॉर्मूलाज है ना। थर्ड वाला यूज, चलो आप एहतियात से यूज करो। सर आपने 12 क्यों लिया, 11.5 नहीं? हमें नहीं पता वो कितना है। आप 0.5 में गलती, 0.5 रेजिस्टेंस है, इंटरनल 0.5 बेसिकली आपका डिसिपेटेड वोल्टेज थोड़ी है। सर ये हम 3 लेके 3.0 एक ही बात है। हम 3 ओम लेके 3.0 करके, हाँ वो तो आपकी चॉइस है, वो तो आखिर 3.0 क्यों लिखा ये सवाल है सर। ठीक है, यार जरा इस बात को सुनिएगा सब लोग कि प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दो। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आंसर 3 आया तो मैंने उसको 3.0 क्यों लिखा? वो एग्जामिनर को भ्रम कराने के लिए कि मुझे पता है कि आंसर शुड बी करेक्ट टू 265। वर्किंग चेक करो और फिर वर्किंग जो है वो चेक कर ले और उसके बाद कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी। फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट द करंट, सोच के पढ़ के लिखा कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी। तो अगर आपके क्वेश्चन सामने खोला हुआ है तो आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हो कि पहले आप क्या करो, लैंप्स पैरेलल में उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, फिर ईएमएफ का फॉर्मूला कॉल करो और फिर करंट निकालो। अब ये असल में बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। उसने बोला क्या है, फाइंड द करंट इन द सर्किट या फाइंड द करंट इन द बैटरी। तो मैंने ये क्यों निकाला? क्या ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया? क्या इंटरनल मुझे सवाल में दिया हुआ है? दोनों को ऐड करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर आंसर आएगा। सब लोग अगर क्लास पेपर की बुक लेकर आओ, बुक सामने रखो, उसी बुक पर वर्किंग करो, बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुला हो। वही फॉर्मूला है, वो ना R1 into R2 upon R1 plus R2, फॉर्मूला तो वही है। मैंने वो वाला यूज किया ना, सम अपॉन प्रोडक्ट अपॉन सम। हाँ, 2 रेजिस्टर हैं यार, बातचीत ना हो प्लीज। सर ये तो बोल रहे हैं कि हम बैटरी के करंट की, मतलब बैटरी के करंट को मेजर करेंगे। हाँ, तो पूरे सर्किट का करंट थोड़ी मेजर नहीं, एक करंट तो एक ही होता है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस से बैटरी का करंट बदलता है, लेकिन वही करंट सर्किट में आएगा। सर्किट का करंट बैटरी का करंट सेम होता है। असल में वोल्टेज में गड़बड़ होती है, करंट थोड़ी कम होता है। एक बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो आपको देगी 11.5 वोल्ट, लेकिन अगर बैटरी 2 एम्पियर बना रही है तो आपको पूरा 2 एम्पियर मिलेगा करंट। देखो तुमने कॉमन किसको लिया हुआ फॉर्मूला में? क्या आई को कॉमन लिया हुआ है? आई को कॉमन क्यों लिया हुआ है? इसलिए कि आई इज द सेम। चलो अगला पार्ट पढ़ो, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन वन लैम्प। अब ये फिर वन लैम्प पे आ गया वापस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो 3 फॉर्मूलाज हैं। क्या वो जो लैंप्स पैरेलल में लगे हुए हैं उनमें जाएं तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं? चलो V² अपॉन R लगा दो। पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं यार, बातचीत रोको प्लीज। मैंने यूज किया है P = I² R। यार बात ना हो प्लीज। मैंने ये यूज किया करंट थ्रू अ लैम्प, मैंने वो करंट निकाल लिया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाकर ये निकाल लिया।
वर्किंग शेयर करें। सर ये आपने एक लेंथ की पावर निकाली, तो सर आपने रेजिस्टेंस दो लेंथ की क्यों? ये आ रही है ना, एक लाख की रोटी है ना, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सामने होना चाहिए ना, तब सही फायदा होगा। पास पेपर की जो बुक है या जो आपका डिजिटल फॉर्म होती है ना, वो होनी चाहिए, ताकि सर आप बोल रहे हैं अरे हाँ यार वो कब याद है। चलो जल्दी से थ्योरी पार्ट देखो, क्लास खत्म हो रही है, जल्दी से 2 मिनट है। सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है जिससे ग्रेड खराब होते हैं वो थ्योरी पार्ट है। पढ़ो, अ थर्ड आइडेंटिकल लैंप is placed in parallel with the battery in the circuit of figure 6.1. एक और लैंप ऐड कर दिया। Describe and explain the effect on the terminal PD of the। अब इसको टर्मिनल पीडी क्या होता है? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल पीडी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनल पीडी। एक बैटरी बनाती है 12 वोल्ट, 0.5 रख लेती है, 11.5 आपको दे देती है, तो 11.5 क्या है? टर्मिनल। वो टर्मिनल। वो कह रहे हैं कि वो लैंप किस में लगा रहा है। जैसे जैसे वो पैरेलल में लैंप लगाता जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी। जैसे जैसे लैंप्स पैरेलल में लगाते जाएंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगा? तो अब एग्जामिनर मुझसे जो चीज पूछ रहा है वो क्या है? वो 2 मार्क्स का सवाल है और उसमें पूछ रहा है कि बताओ टर्मिनल पीडी को क्या फर्क पड़ेगा। आपने मुझे कहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करेगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर क्या होगा? जो वोल्टेज है वो कम होगा। अब आप इसको पेपर में सोचेंगे कैसे? आप एग्जामिनर को ऐसे सोच के बताएंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगी, लेस पीवी लॉस है, तो टर्मिनल पीवी क्या करेगा? बढ़ेगा। सर क्या मतलब? अगर इफेक्ट देखो, ये याद रखो कि रेजिस्टेंस कम हो जाए तो वोल्टेज की डिमांड कम हो जाती है, लॉस कम हो जाता है ना, फिर वोल्टेज लॉस होता है, रेजिस्टेंस ही तो वोल्टेज खाती है। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गई तो लेस वोल्टेज लॉस होगा, उसका मतलब टर्मिनल पीडी, जो टर्मिनल पे पीडी है वो क्या करेगा? फिर बढ़ेगा, आपको ज्यादा अवेलेबल होगा। सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई ना, रेजिस्टेंस कम करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? आपका लॉस कम होता जाएगा। सर वो तो लैंप में पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस बात को बार बार वही कंफ्यूजन आ रही है। देखो सर्किट की रेजिस्टेंस का मतलब है R प्लस R, ये सर्किट की रेजिस्टेंस। और से समझो, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहती है। हाँ, देखो जो बचेगा वो तो सेम हो जाएगा ना। पहले इस बात को समझो कि तुमने इस एसी को उतार के ऐसा एसी लगाया जिसकी रेजिस्टेंस कम है, तो इसकी वोल्टेज डिमांड कम होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो पीछे अवेलेबल वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब आपका लॉस कम हो गया तो अवेलेबल क्या हो गया? बढ़ गया। कॉमन सेंस की बात। चलो इसको फिर आप इंग्लिश बना लो, इसकी जल्दी से फिर क्लास खत्म हो। ऐसे ही लिख लो, मतलब ऐसे एरो डाल के, मैंने तो ऊपर नीचे लिखा, आप सीधा लिखें। हाँ देखो, पैरेलल में घरों के सर्किट पैरेलल में क्यों होते हैं? इसलिए कि उससे अवेलेबल वोल्टेज बढ़ता है ना। अगर तुम बताओ कि मैं इन दोनों एसी को पैरेलल में लगाऊं तो दोनों को कितना मिल रहा है? घर में कितना? 240। दोनों को 240 मिल रहा है। अगर इन दोनों को सीरीज में लगा दूं 120 हो जाएगा। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या करता है? सेम रहता है, लेकिन अवेलेबल वोल्टेज क्या होता है? अच्छा, तो इसमें सर हमें अवेलेबल बता टर्मिनल ना, अब यू देखो जो वोल्टेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो टोटल आउटपुट वोल्टेज जो आपका यूटिलिटी है,